अरे ओ सयानी, देख तो जरा वैदेही को। साक्षात लक्ष्मी का रूप है ये बिटिया। जिस घर की देहरी लांघेगी वहां खुशहाली के फूल खिलेंगे। पनघट हो या चौपाल, हर जुबान पर बस वैदेही की सादगी के चर्चे थे और यही बातें कनिका के कानों में जहर बनकर उतरने लगी थीं। रंग रूप में मैं उससे कहीं बेहतर हूँ, पढ़ाई में मेरा दिमाग बिजली जैसा तेज है, फिर भी सब उस सीधी सादी वैदेही के ही गुण क्यों गाते रहते हैं? क्या मुझ में कोई कमी है? वैदेही अपनी बहन की आंखों में बदलती उस चमक को पढ़ लेती थी, पर वो मौन रहती। एक शाम विक्रम सिंह ने दोनों बेटियों को पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक पिता की ममता और आने वाले कल की चिंता दोनों साफ झलक रही थी। बेटियों, पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अब तुम दोनों की जिम्मेदारी किसी सुयोग्य हाथ में सौंपने का समय आ गया है। अब तुम पराई होने वाली हो। बाबूजी की बात सुनकर वैदेही ने लोक लाज में अपनी पलकें झुका ली। उसके लिए पिता का शब्द ही पत्थर की लकीर था। पर कनिका की आंखों में तो जैसे शहर की रोशनियां और ऊंचे घरानों की चमक नाचने लगी थी। और फिर एक दिन नियति ने अपना पहला पत्ता फेंका। वैदेही के लिए सबसे पहला रिश्ता आया, शिवम का। शिवम, जिसके पास विरासत के नाम पर पुरखों की थोड़ी सी जमीन थी और दौलत के नाम पर बस सीने में धड़कती एक साफ ईमानदारी। वाह दीदी, मान गए आपकी किस्मत को। सादगी का फल आखिर मिल ही गया। अब उम्र भर उन पथरीले खेतों की धूल फाकना और मिट्टी में हाथ सानना। वैसे भी आपको दिन भर खटने की आदत है दीदी, तो वहाँ भी ये गुलामी आपको रास ही आएगी। मुबारक हो आपको आपका ये किसान। बस कर कनिका, अपनी जुबान को लगाम दे। याद रख, इंसान की कीमत उसकी तिजोरी की दौलत से नहीं, उसके चरित्र की ऊंचाई से मापी जाती है। शिवम मेहनती है, वो अपनी माटी से सोना उगाना जानता है। मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरी वैदेही की आंखों में कभी आंसू की एक बूंद भी नहीं आने देगा। बाबूजी, आपका हर फैसला मेरे सिर माथे पर है। आपकी पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अगर आपने मेरे लिए ये राह चुनी है तो इसमें ही मेरी खुशहाली छिपी होगी। पर कहते हैं ना कि समय का पहिया अपनी गति से घूमता है। कुछ ही समय बाद कनिका के लिए एक ऐसा रिश्ता आया, अनिकेत का। ऊंची हवेली, कतार में खड़ी गाड़ियां और जी हुजूरी करते दर्जनों नौकर चाकर, वो सब कुछ जिसका ख्वाब कनिका ने अपनी बंद आंखों से देखा था। देख लिया बाबूजी, आखिर नसीब ने अपना फैसला सुना ही दिया। कुदरत भी जानती है कि किसे महलों की रानी बनना है और किसे झोपड़ी में धुआं फाकना है। अब तो बराबरी की बात ही खत्म समझो। विक्रम सिंह खामोश रहे। वे जानते थे कि कनिका को इस वक्त धन की चकाचौंध के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें अपनी छोटी बेटी की फितरत पर दुख तो था, पर वे कुछ न बोले। मुहूर्त निकला और 2 डोलियां उठी। वैदेही जब शिवम के घर पहुंची तो वहां पत्थर की दीवारों वाला एक छोटा सा आशियाना था। खपरेल की छत और आंगन में बंधे पशुओं की आवाज। वैदेही, मैं शायद तुम्हें वो ऐशो आराम और रेशमी बिस्तर न दे पाऊं जिसकी तुम हकदार हो, पर मेरा एक वादा है, इस मिट्टी के घर में तुम्हें सम्मान और प्रेम की कभी कमी नहीं होगी। मुझे महलों की चाह नहीं है। जहां अपनों का साथ और मन का सुकून हो, वही मेरे लिए जन्नत है। दूसरी तरफ कनिका जब अपने ससुराल की उस विशाल हवेली में दाखिल हुई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कीमती कालीन, रेशमी पर्दे और छतों से लटकते झूमर। वाह, इतनी अकूत संपत्ति। अब मैं इस साम्राज्य की अकेली मालकिन हूँ। अब उस वैदेही की क्या मजाल जो मुझसे आंख भी मिला सके। वो गरीबी में सड़ेगी और मैं
यहाँ राज करूंगी। रतन, ओ रतन, इधर आ। तुझे 1000 बार समझाया है कि मेरे कमरे के पायदान पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए। क्या तेरी आंखें फूट गई हैं या जानबूझकर मेरी बात को अनसुना करती है? छोटी मालकिन, मुझसे भूल नहीं हुई। मैंने तो भोर होते ही सारा कोना कोना चमकाया था। सूरज की पहली किरण से पहले ही झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने। तो क्या मैं अलधी हूँ जो मुझे यहाँ धूल दिख रही है, या तू अब मुझे झूठा साबित करेगी? याद रख रतन, तू यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए आती है, अपनी जुबान चलाने के लिए नहीं। तेरी हैसियत मेरे जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। जा, अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर मेरे लिए ताजा केसरिया दूध ला। और सुन, कान खोल कर सुन ले, दूध में मलाई की एक भी बूंद नहीं होनी चाहिए, वरना आज तुझे खाली हाथ ही इस घर से जाना पड़ेगा। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा और पहाड़ों पर सावन की पहली फुहारें पड़ने लगी। तीज का त्योहार आया तो विक्रम सिंह की देहरी एक बार फिर अपनी दोनों बेटियों के इंतजार में सज गई। वैदेही आई तो एक सादा सूती साड़ी पहने हुए, न किनारों पर गोटा न बदन पर गहने, पर उसके चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ संतोष से मिलती है। और फिर आई कनिका, भारी बनारसी साड़ी, गले में हीरो का हार और हाथों में झनकार करती ढेरों चूड़ियां। उसके आने की आहट जैसे पूरे घर में उसके वैभव का ढिंडोरा पीट रही थी। और कहो दीदी, कैसा चल रहा है आपका ये वैराग्य? सुना है शिवम जी आजकल घर कम और खेतों में रातें ज्यादा गुजार रहे हैं। खाना पीना नसीब हो भी रहा है या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई थी, जहाँ 2 जून की रोटी के लाले हों, वहाँ त्योहारों की रौनक कैसी। दीदी, अगर साड़ी चाहिए हो तो बेझिझक मांग लेना, मेरे यहाँ तो नौकरानियाँ भी इससे बेहतर पहनती हैं। कनिका के ये कड़वे बोल वैदेही के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। देखा, बोलती बंद हो गई इसकी। यही औकात है तुम्हारी वैदेही। अब तुम मेरे सामने कभी सिर नहीं उठा पाओगी। तुम्हें नीचा दिखाकर आज मेरा कलेजा ठंडा हुआ है। शाम होते ही दोनों बहनें अपने अपने संसार लौट गईं। वैदेही के लिए जिंदगी अब एक कठिन तपस्या बन चुकी थी। सूरज के उगने से पहले जागना, बर्फीले पानी से घर बुहारना और फिर चूल्हे का तीखा धुआं सहते हुए रोटियां बेलना। रसोई की आग से फुर्सत मिलती तो वो तपती दोपहर में शिवम का हाथ बटाने खेतों की ओर निकल जाती। वैदेही, क्या तुम अपने इस चुनाव से दुखी हो? मैंने तुम्हें वो विलासिता नहीं दी जो कनिका को मिली है। शायद तुमने किसी और ही सुख का सपना देखा होगा और मैंने तुम्हें ये पथरीली जिंदगी दे दी। सुख दीवारों की ऊंचाई में नहीं, दिल की गहराई में होता है। मुझे आप जैसा समझने वाला जीवन साथी मिला है, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। जब तक हम साथ हैं, ये पथरीली राहें भी मुझे फूलों जैसी ही लगेंगी। ये वक्त भी कट जाएगा। पर दूसरी तरफ कनिका की उस सुनहरी दुनिया में दरारें पड़ने लगी थी। एक सुबह कनिका स्नान के बाद जल्दी में अपना सिर ढकना भूल गई। उसी वक्त उसकी सास राजमाता भानुमति की नजर उस पर पड़ गई। भानुमति का स्वभाव उनके भारी भरकम गहनों की तरह ही कठोर और चुभने वाला था। यही संस्कार सीखे हैं अपने बाप की देहरी पर? क्या यहाँ भी अपने मायके की बेलगाम लड़की की तरह घूमेगी? याद रख, अब तू इस खानदान की बहू है, कोई साधारण औरत नहीं जो अपनी मर्यादा भूल जाए। क्षमा करे माँ जी, भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। तू क्या ध्यान रखेगी? समझ नहीं आता मेरे हीरे जैसे बेटे के पल्ले ये पत्थर किसने बांध दिया? कहाँ वो राजकुमार और कहाँ तू, जिसका कोई मोल नहीं। गरीब घर की लड़कियां सिर्फ नाम खराब करना जानती हैं।
कनिका का सीना छलनी हो गया। उसने जिस ऐशो आराम के लिए अपनी बहन को नीचा दिखाया था, वो मिल तो गया था, लेकिन अब वो महल उसे एक सोने के पिंजरे जैसा लगने लगा था। अनिकेत, क्या हम कुछ पल साथ नहीं बैठ सकते? इस घर में मुझे अकेलापन काटता है। कनिका, मर्यादा में रहना सीखो। तुम्हें वो सब कुछ दिया है जिसका तुमने सपना देखा था। अब ये फालतू का तर्क वितर्क बंद करो और गृहस्थी संभालो। मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए रत्ती भर भी समय नहीं है। कनिका भीतर तक टूट गई, पर कुदरत का इंसाफ अभी बाकी था। वक्त का पहिया घूमा और एक काली सुबह अनिकेत के चेहरे की रंगत उड़ गई। बरसों की साख एक पल में मिट्टी में मिल गई। माँ, हम बर्बाद हो गए माँ। वो बड़ा सौदा रद्द हो गया, सारा निवेश डूब गया। अब तो साहूकार हमारी देहरी पर आकर हमारा मान नीलाम करेंगे माँ। गरीबी की आहट ने भानुमति के स्वभाव को और भी जहरीला बना दिया। एक दोपहर वे कनिका के कमरे में एक काल की तरह दाखिल हुईं। बहू, अब ये श्रृंगार और प्रदर्शन का ढोंग बंद करो। घर की हालत देख रही हो ना? ये हीरों का हार और सोने के कंगन उतार कर मेरे हाथ में दे दो। बुरे वक्त में शायद यही हमारी लाज बचा सके। पर दूसरी तरफ पहाड़ों की उस छोटी सी कुटिया में एक नया सूरज उग रहा था। वहाँ अभाव तो था, पर हार मानने का नामो निशान नहीं। वैदेही, अब सिर्फ खेती के भरोसे बैठना ठीक नहीं। मैंने तय किया है कि मैं शहर की मंडी में काम तलाशूंगा। दिन भर वहाँ पसीना बहाऊंगा और शाम को अपनी जमीन संभालूंगा। मेहनत दोगुनी होगी, पर मैं तुम्हें कष्ट में नहीं देख सकता। संघर्ष से कैसा डरना? जिस माटी पर आपका पसीना गिरेगा, मैं वहां अपनी मेहनत की खाद डालूंगी। आपके हर फैसले में मेरा साथ आपके साथ है। हम मिलकर इस बंजर को भी एक दिन चमन बना देंगे। वैदेही, अब हम सिर्फ बादलों की मेहरबानी पर निर्भर नहीं रहेंगे। मैंने शहर के चौराहे पर एक छोटी सी दुकान ली है। अब हम अपनी मेहनत, अपनी ताजगी सीधे ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। बिचौलियों का खेल खत्म। अब मुनाफा हमारे घर की खुशहाली बनेगा। आपकी ये लगन कभी खाली नहीं जाएगी। मैं भोर होते ही घर का काम निपटा लूंगी, ताकि हम खेतों में जी जान लगा सकें। दोनों ने अपनी आत्मा झोंक दी। शिवम अब मंडी के चक्कर नहीं काटता था, बल्कि अपनी दुकान पर बैठता। उसकी ईमानदारी और खेतों के ताजे माल की खुशबू पूरे शहर में फैल गई। फिर एक शाम वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वैदेही, अरे ओ वैदेही, जरा बाहर तो आओ। क्या बात है? आज तो आप पहाड़ी सूरज की तरह चमक रहे हैं। वैदेही, आज की कमाई 10,000 पार कर गई है। दुकान का एक एक दाना बिक गया। ये सब तुम्हारी तपस्या का फल है। इतनी सुंदर साड़ियां, क्या ये मेरे लिए है? नहीं, ये तो पड़ोस वाली काकी के लिए लाया हूँ। अच्छा, तो उन्हीं को दे आइए। मुझसे फिर बात मत कीजिएगा। अरे पगली, इस शिवम की नजरें अपनी वैदेही के सिवा भला किसी और को देख सकती हैं क्या? वक्त गुजरा। माँ की पुण्यतिथि पर दोनों बहनें मायके पहुंची। वैदेही के तन पर शिवम की कमाई की रेशमी साड़ी तो नहीं, पर सादगी थी। और कनिका के गहने जा चुके थे, पर उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। कैसी हो मेरी बेटियों? सब कुशल मंगल तो है ना? मैं तो महलों की रानी हूँ पिताजी, मुझे क्या होगा? पर वैदेही दीदी की हालत देखकर कलेजा फटा है। बेचारी दिन भर मिट्टी ढोकर खुद भी मिट्टी जैसी हो गई है। नहीं छोटी, अब संघर्ष की वो काली रात बीत रही है। शिवम जी का व्यवसाय अब शहर भर में फैल रहा है और जल्द ही हम अपना एक पक्का घर बनाने वाले हैं। वैदेही की ये बातें कनिका के सीने पर किसी जलते हुए कोयले जैसी लगी। जिस बहन को उसने मजदूर समझा था, वो आज अपनी मेहनत के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा कर रही थी। और सास भानुमति, उनकी कड़वाहट अब जहर बन चुकी थी।
अरे ओ भाग्यहीन, तू डूब कर मर क्यों नहीं जाती? तूने मेरे बेटे का सुख चैन सब निगल लिया, न भाग्य लाई न धन। निकल जा यहाँ से। कनिका ने अनिकेत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा, पर अनिकेत ने अपनी आंखें फेर ली। उसकी वो खामोशी कनिका के आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा घाव थी। अपने बाप के घर लौट जा। यहाँ अब तेरे लिए रोटी का एक निवाला भी नहीं है। बदहवास, भीगी हुई और अपनी खुशियों की गठरी जला चुकी कनिका जब अपने पिता विक्रम सिंह के द्वार पर पहुंची तो मानो वक्त ठहर गया। बेटी कनिका, इस हाल में और तुम अकेली? क्या हुआ मेरी बच्ची? बाबूजी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उनके लिए मैं सिर्फ एक सजावटी खिलौना थी बाबूजी, जिसे जरूरत खत्म होते ही उन्होंने कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। मेरा घमंड मुझे ले डूबा बाबूजी, मैं बेघर हो गई। जैसे ही वैदेही को पता चला कि उसकी बहन कनिका को घर से निकाल दिया गया है, वो तुरंत अपने मायके की तरफ भागी। क्या हुआ कनिका, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं घमंड में अंधी हो गई थी, लेकिन आज किस्मत ने मुझे जमीन पर ला दिया। कनिका की बातें सुनकर वैदेही की आंखें भर आती हैं। अरे पगली, ऐसी बातें मत करो, हिम्मत मत हारो, हम सब ठीक कर देंगे। वैदेही अपनी बहन कनिका को अपने घर ले आती है। दोनों बहनें मिलकर मेहनत करना शुरू कर देती हैं। दोनों दिन रात मेहनत करती हैं। धीरे धीरे कनिका अपनी पुरानी तकलीफें भूलने लगती है। दीदी, अगर आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे अब किसी बात का डर नहीं है। हम बहनें हैं, एक दूसरे की ताकत है, समझी मेरी पगली? दूसरी तरफ अनिकेत अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। न उसके पास घर था, न पैसे और न ही कोई अपना। वो कनिका को ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके घर पहुंच जाता है। अनिकेत हाथ जोड़कर कनिका के सामने खड़ा होता है। मुझे माफ कर दो कनिका, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझसे गलती हो गई कनिका, एक मौका और दे दो। अनिकेत की आंखों में सच्चा पछतावा देखकर कनिका भावुक हो जाती है। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, उन्हें टूटने मत दो। आखिरकार कनिका अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करती है और अनिकेत के साथ वापस चली जाती है। धीरे धीरे दोनों फिर से मेहनत करते हैं और अपनी जिंदगी खुशियों से भर लेते हैं। हम सबको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो चीज आपके पास है, कल वो किसी और के पास हो सकती है। इसलिए हमेशा रिश्तों की कद्र कीजिए और अपनों को कभी खुद से दूर मत होने दीजिए।